हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CIB IT विथ मी में। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग जो CIB का इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसका यूनिट 3 जो इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर है उसका पार्ट 3 शुरू करेंगे। इसके पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कृपया प्लेलिस्ट में जाके उसको देखें, फिर उसके बाद पार्ट 3 उसके बाद पढ़ें, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। टॉपिक है ड्राइवर्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। जो हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें कौन कौन से ड्राइवर्स लगते हैं इंस्टॉल करने के लिए, वो चीज़ें के बारे में हम इसमें देखेंगे। द टॉप 4 रीजन्स इन इंडिविजुअल्स आर ऑर्गेनाइजेशंस चूज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। क्यों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स चूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स के द्वारा, क्यों लोग इसको पसंद करते हैं वो देखेंगे। उसके 4 रीज़न हैं। नंबर 1 है लोअर कास्ट, पहली चीज़ इसका कास्ट लोअर होता है। दूसरा, सिक्योरिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं। नो वेंडर्स, किसी भी वेंडर्स से या लॉक इन टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। एंड बेटर क्वालिटी, क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं और क्या चीज़ें हैं। फॉलोइंग आर ए फ्यू, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जो ये 4 ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का है ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में आ सकता है कि लोअर कॉस्ट, सिक्योरिटी और वेंडर लॉक इन एंड बेटर क्वालिटी, ये चारों इसके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 रीजंस है टू चूज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं। फॉलोइंग आर ए फ्यू ऑफ द ड्राइवर्स बिहाइंड ए मोर वाइड स्प्रेड एडॉप्शंस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। और कोई फ्यू ऑफ द ड्राइवर्स बिहाइंड ए मोर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स लेने के लिए कुछ जो ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो देखते हैं क्या है, किस वजह से लोग ऐसा करते हैं। द एडवेंट ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट कह लीजिए, इंटरनेट पे मौजूद होने का मतलब या इजीली अवेलेबल होने की वजह से इसको लोग चूज़ करते हैं। वन ड्राइवर, यहाँ वो इस ड्राइवर का मतलब इंस्टॉलेशन कोई सॉफ्टवेयर से नहीं मतलब है। ड्राइवर का मतलब है यहाँ पर कि उसको लेने के तरीके, उस चीज़ को लेने के लिए क्या कारण है। So one driver of open source development is the availability of the modern internet to serve a mechanism for the growth in open source development communities that are necessary for successful development and continued improvement in the programs। क्योंकि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, और उसका ग्रोथ मैकेनिज्म ऑफ द ग्रोथ इन ओपन सोर्स डेवलपमेंट, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स का डेवलपमेंट होता है वो कम्युनिटीज़ कई सारी इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट लगातार होते रहते हैं। सो ओपन सोर्स रहता है, चूँकि सोर्स कोड सब सारे डेवलपर्स उसको इजीली एक्सेस कर पाते हैं, तो उसमें कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस, एडिशंस होता रहता है, उसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट ओपन सोर्स प्रोग्राम में ज़्यादा होते हैं। फिर दूसरा है सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉस्ट, इसकी लाइसेंस कॉस्ट भी कम होती है। देयर इज ए परसेप्शन दैट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कॉस्ट लेस देन प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय कंपनीज फॉलोइंग ए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ऐसा माना जाता है कि जो कोई कंपनी अगर क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर बनाती है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर इसका मतलब जिसके सोर्स कोड उसी के पास हो, उसकी तुलना में जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं उसके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है लेस होती है, ऐसा माना जाता है। बोथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स आर इन फ्लक्स टुडे as each works to serve the needs of customers by focusing on different pricing model. Licensing is only part of the total value equation। इसका कहने का मतलब है कि बोथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल में, चाहे वो क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर हो या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो, दोनों में ही फ्लक्स टुडे कोई ना कोई दोस्त मौजूद होते हैं। ईच वर्क्स टू सर्व द नीड्स, और सभी दोनों का काम होता है कि कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करना। तो इसमें एक पार्ट आ जाता है लाइसेंसिंग इज ओनली पार्ट ऑफ द टोटल वैल्यू इक्वेशंस। जो दोनों की वैल्यू है उसमें मेन फैक्टर क्या करता है, लाइसेंस, क्योंकि हमें लाइसेंस के लिए भी पे करना पड़ता है। अब अगला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होती है, सपोर्टर्स फ्रिक्वेंटली आर्ग्यू दैट बिकॉज द सोर्स कोड इज वेरिएबल to all the underlying technology can be used in many innovative ways, offering a flexible platform to meet present and future software needs। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स जो है इसका सोर्स कोड अवेलेबल रहता है सभी के लिए, एंड टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, कई तरीके की टेक्नोलॉजी इसको इनोवेटिव वेज में इसमें यूज की जा सकती है,
ऑफरिंग ए फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म टू मीट प्रेजेंट, जिससे हम प्रेजेंट और फ्यूचर्स जो सॉफ्टवेयर की नीड्स है उसको ईजिली फुलफिल कर पाते हैं। चौथा है इसका ग्लोबल इनोवेशंस विथ मेनी मोर डेवलपर्स एबल टू व्यू, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर उसके सोर्स कोड को देख सकते हैं। सपोर्टर्स आर्ग्यू, जो उसके सपोर्ट्स में होते हैं वो आर्ग्यू दैट पेस ऑफ इनोवेशन इज ग्रेटर एज द बैरियर टू सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस आर लोअर, जिससे उसमें मॉडिफिकेशंस इजीली हो पाते हैं और वो उसका जो है इम्प्रूवमेंट होता रहता है। तो ग्लोबल इनोवेशंस उसमें चलता रहता है। फिर सिक्योरिटी, सोर्स कोड ट्रांसपेरेंसी इज आर्ग्यूड टू प्रमोट मोर सिक्योर सॉफ्टवेयर बिकॉज वाइड ग्रुप ऑफ पीपल्स मे बी इंस्पेक्ट द सॉफ्टवेयर और फ्लॉज। कई सारे जो डेवलपर्स, कई तरीके के डेवलपर्स इसके सोर्स कोड को व्यू करते रहते हैं, तो सिक्योरिटीज में हमेशा इम्प्रूव होती रहती है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, सपोर्टर्स सजेस्ट दैट ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल्स में प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर कस्टमर इनोवेशंस देन द ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी अप्रोच, जो कि कस्टमर के साइड से जो सपोर्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो क्या करते हैं कि कस्टमर्स के पर्सपेक्टिव से इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं, जिससे इसमें इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बना रहे और ये ड्राइव जो है इनोवेशंस की तरफ बढ़ती रहती है। फिर अगला है कंट्रोल, मेनी पीपल्स प्रेफर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बिकॉज दे हैव मोर कंट्रोल ओवर दैट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। कई लोगों को पसंद होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करना, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का इसमें ज़्यादा कंट्रोल होता है। क्यों? दे कैन एग्जामिन द कोड टू मेक श्योर इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग दे डोंट वांट टू डू। वो उनको सोर्स कोड्स देख कर वो जान जाते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए बनाया गया है केवल वो वही काम कर रहा है, ये दूसरा काम तो नहीं कर रहा है कि आपका कोई गलत तरीके से कोई डेटा शेयर तो नहीं कर रहा है या कैप्चर तो नहीं कर रहा है। वो चीज़ें इससे पता चल जाती हैं, तो इसलिए कंट्रोल अच्छा रहता है। फिर आगे देखते हैं, द स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड थ्रेट्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर समराइज्ड बिलो। इसमें इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इसकी वीकनेस क्या है और थ्रेट्स क्या है, वो चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। स्ट्रेंथ पहले देखते हैं क्या है। पहली चीज़ फ्री सोर्स कोड है, नो सीट लाइसेंस फी है, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, फ्लेक्सिबल होता है, एडॉप्टेबल होता है, एक्सटेंसिबल कोड होते हैं। ये सारे एक्सटेंसिबल कोड का मतलब कोड को इजीली मॉडिफाई करके उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। फ्री सोर्स रहता है, लाइसेंस की ज़रूरत कम पड़ती है, फ्लेक्सिबल होता है, एडाप्टेबल होता है। फिर एगिलिटी गिव्स ओपन सोर्स डेवलपमेंट एक कम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट प्लेस। अब चूंकि ये ओपन सोर्स रहता है तो इसमें कंपटीशन हमेशा बना रहता है, जिससे कस्टमर्स को कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता रहता है। फिर एक्टिव ग्लोबल ओपन सोर्स कम्युनिटी, रैपिड रिलीज रेट, डिस्ट्रीब्यूट फिक्सेस एंड पैचेस क्विकली। इसमें पैचेस और जल्दी जल्दी आते रहते हैं, क्योंकि सोर्स जो कम्युनिटी है, सोर्स कोड कम्युनिटी, वो कोई ना कोई कम्युनिटी उस पर मॉडिफिकेशन अपडेशन होता रहता है और पैचेस जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो जो उसके फ्लॉज होते हैं, दोष होते हैं, जो वीक पॉइंट्स होते हैं, वो इजीली रिड्यूस होते रहते हैं। फिर पोटेंशियल फॉर कोड रीयूज रिड्यूसेस एफिशिएंसीज, ओपन सोर्स टिपिकली अचीव ए हाई डिग्री। क्योंकि इसका सोर्स कोड जो है रीयूजेबल रहता है और उसी में मॉडिफिकेशन रहता है, इस वजह से इसकी एफिशिएंसी बढ़ती रहती है। फिर देखते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की क्या क्या है। अपॉर्चुनिटी बताती है कि रिड्यूस प्रोजेक्ट कॉस्ट बाय बिल्डिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर ऑन टॉप ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स। जो कि ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर के कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ होती है, तो इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फिर यूजिंग ओपन सोर्स कैन मेक इट ईजियर टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्टीज। जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स रहता है तो इसके सोर्स कोड में ये एक्सटर्नल एक्सपर्टीज ईजिली मिल जाते हैं एप्लीकेशंस एंड कोड कंपोनेंट्स के लिए, जिससे इसका इम्प्रूवमेंट बढ़ता रहता है। फिर इसकी वीकनेस क्या है, नो कंट्रोल ओवर एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शेड्यूल्स। इसका टाइम लिमिट या शेड्यूल्स, डेवलपमेंट शेड्यूल्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। उसमें जब कोई ना कोई उसमें मॉडिफिकेशन करेगा तभी वो आएगा, तो थोड़ा सा कंट्रोल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहता है। डिपेंडेंसी ऑन इन हाउस एक्सपर्टीज आर ओवर प्राइस्ड ओपन सोर्स कंसल्टेंट्स। जो हम ओपन सोर्स कंसल्टेंट्स लेते हैं या उस पर डिपेंडेंसी होती है, उस पर हमेशा डिपेंडेंसी बनी रहती है। फिर न्यू वर्जन मस्ट बी इंटीग्रेटेड एंड कंपैटिबल। जो नया वर्जन आता है वो
कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल का मतलब वो जैसे कोई आपका सॉफ्टवेयर है, अगर ये एक आपका सॉफ्टवेयर है और ये हमारा किस पे है, विंडोज़ पे है, विंडोज़ के लिए है, और यही सॉफ्टवेयर हमारा iOS के लिए भी है, और यही सॉफ्टवेयर हमारा लाइनक्स के लिए भी है। तो इसका मतलब ये सेम सॉफ्टवेयर हम बिना किसी मॉडिफिकेशंस के इन तीनों में यूज़ कर पा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो ये कंपैटिबल है। रैपिड रिलीज रेट्स मेक दिस एन ऑनगोइंग चैलेंजेस, ये ऐसा जो वर्जन आना चाहिए वो हमारा कंपैटिबल होना चाहिए, वो किसी में भी हो जाए, ऐसा ना हो कि हर बार हर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए हम डिफरेंट हमें बनाना पड़े, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। फिर आगे आगे पॉइंट्स क्या कहता है, इन हाउस स्टाफ मस्ट स्टे अप टू डेट विथ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म इशूज फिक्सेस एंड बग्स। जो हमारी जो फिक्स इशूज़ हैं, प्लेटफॉर्म इशूज़ हैं, बग्स हैं, वो टाइमली जो है अप टू डेट होने चाहिए, उनको फिक्स करना चाहिए। फिर ओपन सोर्स क्वालिटी कैन वेरी ड्रामेटिकली, जो ओपन क्वालिटी जो है वो बहुत जल्दी इसकी चेंज होती रहती है। फिर आगे है थ्रेड्स क्या क्या है इसके, नॉन सपोर्टेड ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर प्रोन टू इंक्रीज शेड्यूल्स ओवररन्स बोथ इन फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड, नो 24/7 टेक्निकल सपोर्ट्स। क्यों, चूँकि ये ओपन सोर्स है, तो जब कोई ना कोई डेवलपमेंट या कुछ भी इस पर इम्प्रूवमेंट होगा तो ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स टेक्निकल सपोर्ट्स मिले, क्योंकि ये ओपन सोर्स है। जब कोई ना कोई पार्टिसिपेट करेगा या कोई अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करेगा तभी अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको टेक्निकल सपोर्ट्स के लिए 24/7 आवर उस पर बैठा रहे। आप क्वेरी करेंगे, कोई ना कोई उसको जवाब देगा, लेकिन उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा। इन हाउस एक्सपर्ट्स में लीव ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद देयर इंटेलेक्चुअल कैपिटल, अगर कोई एक्सपर्ट है इन हाउस, वो अगर चला जाता है तो उसके साथ साथ जो उसने मॉडिफिकेशंस किया, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी उसमें, वो भी उसके साथ चला जाता है, क्योंकि वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। फिर है इंश्योरिंग ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशंस आर लीगली लाइसेंस, और इंश्योर करना होता है कि ओपन सोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीगली लाइसेंस उसको मिला हुआ है कि नहीं। इसके बाद अगला टॉपिक है ओपन सोर्स स्टैंडर्ड्स। ओपन स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एन ओपन स्टैंडर्ड इज ए स्टैंडर्ड दैट इज ओपनली एक्सेसिबल एंड यूजेबल बाय एनीवन। ऐसे स्टैंडर्ड्स जो किसी के भी ओपन, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो ए कॉमन प्री रिक्वेस्ट दैट ओपन स्टैंडर्ड्स यूज एन ओपन लाइसेंस दैट प्रोवाइड्स फॉर एक्सटेंसिबिलिटी। इसके लिए ओपन लाइसेंस भी होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिबिलिटी। इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं उसमें। जैसे टिपिकली एनीबडी कैन पार्टिसिपेट इन देयर डेवलपमेंट ड्यू टू देयर इनहेरेंट ओपन नेचर। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना योगदान दे सकता है उसमें, क्योंकि वो ओपन नेचर का होता है। फिर स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स आर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंटेंडेड फॉर वाइड स्प्रेड एडॉप्शन दैट इंटरफेस टू फैसिलिटेट इंटरऑपरेबिलिटी एंड प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ऐसे स्टैंडर्ड्स का मतलब एक तरीके के रूल्स जिन्हें बनाए जाते हैं किस चीज़ के लिए, कि जो हमारा प्रोडक्ट का डेवलपमेंट हो उसमें इंटरऑपरेबिलिटी और प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशंस बना रहे, जिससे वो डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस में ईजिली इंटरऑपरेबल हो। जो अभी मैंने बताया कि ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो हमारा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल पाए, तो वो हो गया रूल्स जो भी बनेंगे वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर ओपन स्टैंडर्ड्स, इसको दूसरे शब्दों में भी क्या बोल देंगे, ओपन स्टैंडर्ड्स और पब्लिकली अवेलेबल, जो भी बताया सबके लिए अवेलेबल होता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस विदाउट इंडिविजुअल वेंडर रिस्ट्रिक्शंस, इसमें किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता किसी वेंडर्स का कि ये वेंडर ही पर्टिकुलर उसमें कुछ करेगा मॉडिफिकेशंस, वो ओपनली होता है ऑन एक्सेस करने के लिए। दैट आर डेवलप्ड और अफर्मेटेड इन ए कोलैबोरेटेड और कंसेंसस बेसिस प्रोसेस, जो कंटिन्यूअली अफर्मेटिव अपनी स्वेच्छा से डेवलप होते रहते हैं लोगों के कंट्रीब्यूशंस के द्वारा। फिर ए स्टैंडर्ड नीड्स टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ओपन स्टैंडर्ड्स। इसके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं वो आगे बताया गया है। रिक्वायरमेंट फॉर एन ओपन स्टैंडर्ड एज पर OSI मतलब ओपन सोर्स इनिशिएटिव।
देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, केवल पॉइंट से याद रखिएगा, बाकी डिटेल की जो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नो इंटेंशनल सीक्रेट, कोई भी उसमें सीक्रेट नहीं होना चाहिए। जैसे द स्टैंडर्ड्स मस्ट नॉट विथ होल्ड एनी डिटेल नेसेसरी फॉर इंटरऑपरेबल इम्प्लीमेंटेशंस, कोई भी स्टैंडर्ड्स जो है उसके पास में कोई भी ऐसा इंटरऑपरेबल इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई डिटेल्स हाइड नहीं होनी चाहिए। जैसे एज फ्लॉज are inevitable, the standard must define a process for fixing flaws identified during implementation and interoperability testing, and to incorporate said changes into a raised versions or superseding version of the standard to release under terms that do not violate the OSR। इसके कहने का मतलब है जो उसमें फ्लॉज, जो भी उसमें दोष मौजूद होंगे, जो भी उसमें कमियां होंगी, उसको फिक्स करने के लिए, फ्लॉज को आइडेंटिफाई करने के लिए इम्प्लीमेंटेशंस के समय या इंटरऑपरेबिलिटी के समय, वो उसकी टेस्टिंग के समय उसका सॉल्यूशंस भी उसको बताया हुआ होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड्स में डिफाइन होना चाहिए। फिर अवेलेबिलिटी, द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी फ्रीली एंड पब्लिकली अवेलेबल। जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स का मतलब एक तरीके का रूल्स हो गया एक टाइप्स के, कि ऐसा ऐसा होना चाहिए सॉफ्टवेयर से किसी चीज़ में। जैसे बैंक में है कि टाइमिंग आवर इतना होना चाहिए, कस्टमर्स को ऐसा सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए, ये सारे क्या है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है। उसी तरीके से इसमें भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। द स्टैंडर्ड मस्ट बी फ्रीली एंड पब्लिकली अवेलेबल, ये सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए फ्रॉम ए स्टेबल वेबसाइट अंडर रॉयल्टी फ्री टर्म्स एंड रीजनेबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी कॉस्ट, बिना किसी डिस्क्रिमिनेटरी या रीजनेबल कॉस्ट के। फिर पेटेंट होना चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, ऑल पेटेंट्स एसेंशियल टू इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द स्टैंडर्ड मस्ट बी लाइसेंस, सबके पास लाइसेंस होना चाहिए अंडर रॉयल्टी फ्री टर्म्स फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज, किसी भी तरीके के अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के। फिर आगे है नो एग्रीमेंट्स, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट और एनी अदर फॉर्म ऑफ पेपर वर्क टू डिप्लॉय कंफर्मिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स के लिए कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। फिर नो ओपन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, OSR इनकम्पैटिबल डिपेंडेंसी भी नहीं होनी चाहिए। OSR का फुल फॉर्म याद रखिएगा, जो कि है ओपन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट। Implementation of the standard must not require any other technology that fails to meet the criteria of on open standard requirement। ऐसा ना हो कि कोई जो हमारा स्टैंडर्ड है वो किसी पर डिपेंडेंट हो, किसी टेक्नोलॉजी पे जो फेल करती हो OSR की रिक्वायरमेंट को मीट करने से। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, 5 पढ़ा। इसमें 5 पार्ट होते हैं। इंटेंस, कोई भी सीक्रेट्स नहीं होना चाहिए, जानबूझकर उसमें नहीं रखना चाहिए। अवेलेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, पेटेंट होना चाहिए उसका, एग्रीमेंट उसका कोई नहीं होना चाहिए, नो ओपन सोर्स, नो ओपन स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कोई भी OSR की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे देखते हैं, नाम याद रखिएगा। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स दैट हैज़ बिकम ए स्टैंडर्ड इज द पर्सनल कंप्यूटर ओरिजिनेटेड बाई IBM एंड नाउ रेफर्ड टू एज Intel। जो पर्सनल कंप्यूटर्स डेवलप किया गया था IBM का, उसका भी नाम वो ओपन सोर्स था, उसका नाम अभी बदल के Intel कर दिया गया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटेल माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या था, 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन था, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था और प्रोसेसर इंटेल का था। ये कॉम्बिनेशन था, दोनों एक दूसरे के पे इंटर ऑपरेबल थे। There are 3 others that are most widely accepted as open, which include the GSM phone। जैसे GSM फोन में सिम की वाइंडिंग होनी थी, सिम उसमें लगाने की जरूरत नहीं होती थी, उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ था, होता ही था उसमें। Adopted as a government standard, वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड पर था। ओपन ग्रुप विच promotes Unix and the like and the Internet Engineer Task Force IETF which create the first standards of SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड TCP एंड IP। ये हम आगे पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे देखते हैं, ओपन स्टैंडर्ड्स कैन एग्जिस्ट फॉर, किसके लिए होते हैं ओपन स्टैंडर्ड्स कैन एग्जिस्ट फॉर, किसके लिए होते हैं ओपन स्टैंडर्ड। जैसे नंबर 1 हार्डवेयर, हार्डवेयर का एग्जांपल PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, फुल फॉर्म याद रखिएगा इन सब का। PCI का मतलब पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, जो पेरिफेरल का मतलब होता है ऐसे डिवाइसेस जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड,
ये सारी हमारी प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइसेस कहलाती हैं। कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ये कनेक्ट करते हैं, इसके लिए भी ये ज़रूरत पड़ता है ओपन सोर्स स्टैंडर्ड यूएसडी यूनिवर्सल सीरियल बस, जैसे कनेक्टेड होता है यूएसडी कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स के अंदर यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। एक ऐसी लाइन होती है इसमें सारे कंपोनेंट्स इसी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे इस पे यहाँ हमारा प्रिंटर कनेक्ट हो गया और यहाँ पर हमारा माउस कनेक्ट हो गया और यहाँ पर हमारा कीबोर्ड कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही सारे कंपोनेंट्स हार्डवेयर इससे कनेक्टेड होंगे और ये सीपीयू के अंदर ही होगा। तो इसी में होता है इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस इसको। फिर आगे देखते हैं फाइल फॉर्मेट्स। फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन सी होती हैं, ये सब में ओपन सोर्स स्टैंडर्ड यूज होते हैं। फाइल फॉर्मेट जैसे HTML का फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक तरीके की लैंग्वेज होती है जो वेब ब्राउजर्स को कोडिंग करने के लिए काम आती है। फिर XML एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म याद रखिएगा, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर आगे है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे ANSIC सॉरी ANSIC एक जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये ऐसे ही SQL है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये सारे यूज होते हैं ओपन स्टैंडर्ड्स में। उसके एग्जांपल है ओपन स्टैंडर्ड्स आर नॉट द सेम एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन स्टैंडर्ड्स जो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह नहीं होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है और हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उसमें। देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट दैट ओपन स्टैंडर्ड्स बी इम्प्लीमेंटेड बाय ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही ओपन स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट करे। ओपन स्टैंडर्ड्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ओपन स्टैंडर्ड्स जो है उसका टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशंस है वो कई तरीके के या ऑल टाइप्स के लगभग सभी तरीके के सॉफ्टवेयर द्वारा इम्प्लीमेंट होता है। अब देखते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या होता है देखते हैं। ए वेब ब्राउज़र इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट लेट्स अस विजिट वेब पेज ऑन इंटरनेट। जो हम यह लगभग हम सभी यूज़ करते हैं। जब भी हमें इंटरनेट पे कुछ चीज़ें ढूंढनी होती हैं तो हम क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, ये सब को हम ओपन करते हैं, सफारी, ये सारे क्या है हमारे वेब ब्राउज़र हैं जिससे हम एक्सेस करते हैं। Although browsers are primarily intended to use the World Wide Web, पहले ये www का फुल फॉर्म है। They can also be used to access informations provided by web servers in private networks or file system। जो सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब अमेरिका द्वारा जब बनाया गया था तो वो प्राइवेट सर्वर्स के वेब सर्वर्स के थ्रू प्राइवेट नेटवर्क्स और फाइल्स को एक्सेस करता था। फिर वेब ब्राउज़र्स को फिर इंटरनेट पब्लिकली कर दिया गया था। वेब ब्राउज़र्स कंसिस्ट ऑफ ए यूज़र इंटरफेस। इसमें यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस का मतलब आप उसमें कुछ ना कुछ एंटर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। लेआउट इंजन हो गया, कैसा वो शो करेगा आपको। रेंडरिंग इंजन हो गया, क्या डेटा उसमें से रिट्राइव होके आएगा जो आपको शो करेगा। जावा स्क्रिप्ट हो गया इंटरप्रेटर। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो सिक्योरिटी इशूज़ को चेक करती है। आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाला उसका वैलिडेशन करती है करेक्ट है कि नहीं, वो उसी को बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। यूआई बैकएंड हो गया, यूज़र इंटरफेस बैकएंड में हो गया। फिर नेटवर्किंग कंपोनेंट हो गया एंड डेटा परसिस्टेंट कंपोनेंट। ये सारा इस चीज़ में यूज़ होता है वेब ब्राउज़र के अंदर। दीज कंपोनेंट्स अचीव डिफरेंट functionalities of a web browser and together provide all capabilities of web browsers। ये सारे यूज़ करके वेब ब्राउजर्स में आपको प्रोवाइड करता है आपको रिजल्ट क्या चाहिए। सारा चीज़ें जब होंगी तभी वो सही से काम करता है। फिर आगे देखते हैं द मोस्ट पॉपुलर, इसके एग्जांपल क्या हैं। वेब ब्राउजर दैट आर यूज टुडे आर
गूगल क्रोम जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी एंड द ओपेरा ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर was deprecated in Windows 10 with माइक्रोसॉफ्ट एज। इसका कहने का मतलब ये सारे हमारे वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो विंडोज़ 10 में ख़त्म करके क्या बना दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, लेकिन अब विंडोज़ 10 के पहले के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, लेकिन विंडोज़ 10 में ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, रिप्लेसिंग इट एज द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र की तरह। ये क्वेश्चंस पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, इसलिए याद रखिएगा कि डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, वो भी विंडोज़ 10 में या उसके ऊपर वाले वर्जन में होगा, इतना याद रखिएगा। एज पर द स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल इन दिसंबर 2021, गूगल क्रोम हैज़ द मार्केट शेयर ऑफ 65% फॉलोड बाय सफारी। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गूगल क्रोम जो कि 65% है। यहाँ से देखिए ये सबसे ज़्यादा 65% है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना यूज़ होता है। फिर उसके बाद सफारी है 19%, एज है 4%, फायरफॉक्स है 4% और बाकी में अदर्स आ गए, तो इन सब में 8% है। तो सबसे ज़्यादा क्रोम यूज़ होता है, फिर सफारी यूज़ होता है। ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है। तो जो 2021 में सर्वे हुआ था उसमें गूगल क्रोम का नाम आया। फिर देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबल कितना, कौन सा जो है वेब ब्राउज़र किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, मतलब उसमें वर्क करता है, बाकी पे नहीं करता है। Both Firefox and Opera have compatible version of for all kinds of operating system। जो Firefox है वो Opera है, किसी में भी चल जाता है, कवरिंग विंडोज़ में भी चलता है, मैक ओएस में भी चलता है, लाइनक्स में भी चलता है, BSD में भी चलता है, एंड्रॉयड में भी चलता है। ये नाम याद रखिएगा, ये लोग जनरली नहीं सुनते हैं। तो BSD जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये याद रखिएगा। एंड्रॉयड पे भी चलता है, iOS पे भी चलता है एंड अदर यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब पे चलता है, मतलब वो कंपैटिबल है सभी पे। कौन, फायरफॉक्स एंड ओपेरा। फिर गूगल क्रोम टू सपोर्ट्स ऑल दीज ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेप्ट BSD। गूगल क्रोम सभी को एक्सेप्ट करता है लेकिन BSD को सपोर्ट नहीं करता है। एंड अदर यूनिक बेस्ड OS, और कुछ यूनिक्स बेस्ड OS पर भी सपोर्ट नहीं करता है। फिर सफारी सपोर्ट्स ओनली मैक OS, सफारी केवल मैक OS एंड iOS को सपोर्ट करता है, एंड IE ओनली विंडोज़ एज ऑफ डेट। और इंटरनेट एक्सप्लोरर केवल विंडोज़ में ही चलता है। IE को अगर आप दूसरे सर्वर्स पे इंस्टॉल करेंगे तो नहीं चलेगा, मैक OS पे नहीं चलेगा, इन सब पे नहीं चलेगा। तो सफारी जो है केवल मैक OS और iOS पे वर्क करता है और IE विंडोज़ पे करता है, बाकी सारे कंपैटिबल हैं। लेकिन क्रोम जो है हमारा अभी हमने पढ़ा BDE पे सपोर्ट नहीं करता है और यूनिक्स पे नहीं सपोर्ट होता है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें। फिर आगे है फंक्शनिंग ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र काम कैसे करता है वो देखते हैं हम। फंक्शनिंग ऑफ वेब ब्राउज़र क्या है, कैसे काम करेगा। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए वेब ब्राउज़र इज टू ब्रिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्स टू द यूज़र, मतलब रिट्राइव करना या फेचिंग करना। हाँ, इसका काम क्या है, प्राइमरी पेज जो इंफॉर्मेशन सर्च किया जाएगा उसको फेच करना। अलाउइंग देम टू व्यू द इंफॉर्मेशन, और अलाउ करता है डिस्प्ले करना या रेंडरिंग करना, डिस्प्ले का मतलब रेंडरिंग करना ही। एंड देन एक्सेस अदर इंफॉर्मेशन, फिर अगर हमें उसमें अदर इंफॉर्मेशन चाहिए तो दूसरे पेज पे भी जाएगा, नेविगेशन करना या फॉलो करना लिंक को। दिस प्रोसेस बिगिंस व्हेन द यूजर्स इनपुट ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसको याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम टाइप करते हैं http:/en.wikipedia.org, अगर हम इस URL इसको पूरे को बोलेंगे URL, यहाँ से लेके HTTP से लेके यहाँ तक ये URL है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर मतलब ये उसका एड्रेस है, हमें कोई चीज़ ढूंढना है तो उसका ये पता है। इनटू द ब्राउज़र, हम इसको ब्राउज़र पे टाइप करेंगे तो प्रीफिक्स जो हमारे ये URL का प्रीफिक्स है ये HTTP, इसको हम बोलेंगे द यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। याद रखिए, इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ये पूछेगा, ऐसा एग्जांपल दे देगा, इसमें बोल देगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या है, तो आपको आंसर में देना पड़ेगा HTTP है।
RURI जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर डिटरमाइंस हाउ द URL विल बी इंटरप्रेटेड। ये बताता है कि कैसे इंटरप्रेटेड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, इसका मतलब कैसे निकालना है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड काइंड ऑफ URL स्टार्ट विथ HTTP। HTTP से स्टार्ट होता है एंड आइडेंटिफाइज ए रिसोर्स टू बी रिट्राइव ओवर द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस चीज़ के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? HTTP प्रोटोकॉल यूज होती है। जैसे मेनी ब्राउजर्स आल्सो सपोर्ट ए वैरायटी ऑफ अदर प्रीफिक्स, और भी प्रीफिक्स यूज होते हैं जिसको बोलते हैं जैसे HTTPS। S का मतलब सिक्योरिटी जो है, जो भी जिसमें भी HTTPS लिखा रहेगा वो मतलब URL सिक्योर है। और HTTPS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी यही होगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी। FT मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल के लिए यूज होता है। एंड फाइल यूज होता है, फाइल केवल फाइल यूज होगा तो वो लोकल फाइल्स के लिए होगा। ये सारे प्रीफिक्स है दैट द वेब ब्राउजर कैन नॉट डायरेक्टली हैंडल आर ऑफन हैंडल्ड बाय ऑफ टू अनदर एप्लीकेशन इंटरली। ये अकेले नहीं यूज होगा, किसी न किसी चीज के साथ में ही आएंगे। जैसे इसमें \en.is के केवल HTTP डालेंगे तो कुछ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेल टू का मतलब क्या है? URI है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, आर यूजली पास टू द यूजर्स डिफॉल्ट ईमेल एप्लीकेशंस। ये ईमेल एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। एंड न्यूज जो यूज होता है URL आर प्रोसेस्ड टू यूजर्स डिफॉल्ट न्यूज ग्रुप रीडर के लिए होता है। ये एग्जांपल याद रखिएगा, मेल टू का मतलब मेल के लिए हो गया, न्यूज टू का मतलब न्यूज के लिए हो गया। इन द केस ऑफ HTTPS file and others, once the resource has been retrieved, the web browsers will display it। जब भी required informations मिल जाएगी तो वेब ब्राउजर क्या करेगा? आपको रिजल्ट शो कर देगा। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, एंड एसोसिएट कंटेंट इमेज फाइल होगी या फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन सच एज CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML जो लैंग्वेज होती है वो वेब पेज की डिज़ाइन करता है और ये इसमें लेआउट डिज़ाइन करता है, इसको मतलब अट्रैक्टिव बनाता है। कलर करना हुआ, कुछ उसमें एडिशंस करना हुआ, ब्यूटीफुल बनाने के लिए, एक तरीके से समझिए वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए CSS का यूज़ होता है। इज पास टू द ब्राउजर्स लेआउट इंजन टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम मार्कअप टू द इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट। देखिए ये लिखा है ना, मार्कअप से इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ए प्रोसेस नोन एज रेंडरिंग, इसको रेंडरिंग बोलते हैं। रेंडरिंग का मतलब कोई भी डेटा डिस्प्ले जब करेगा तो किस रूप में दिखाई देगा, कितना अट्रैक्टिव होगा, उसी को रेंडरिंग बोलते हैं। असाइड फ्रॉम HTML, वेब ब्राउजर कैन जनरली डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ कंटेंट दैट कैन बी पार्ट ऑफ वेब पेज। वेब पेज में कोई भी जो भी कंटेंट होगा उसको डिस्प्ले करेगा। मोस्ट ब्राउजर्स कैन डिस्प्ले इमेज, कई ब्राउजर्स में इमेज शो होती है, ऑडियो शो होती है, वीडियो शो होती है, एंड XML फाइल्स, ये सारी फाइल्स वो शो करता है। एंड ऑफन हैव प्लगइन्स इनटू सपोर्ट फ्लैश एप्लीकेशंस एंड जावा एप्लेट्स। कुछ वेब ब्राउजर्स जो कंटेंट होता है उसमें फ्लैश फाइल्स होती हैं जो कि मूव करती रहती हैं, तो उसके लिए प्लगइन्स यूज होती हैं। Upon encountering a file of an unsupported type of a file that is set up to download, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ब्राउजर्स हम क्लिक करते हैं तो कुछ ओपन नहीं होता है, डायरेक्टली डाउनलोड होने लगता है। वो अनसपोर्टेड टाइप ऑफ फाइल होता है जिसका एक्सेस केवल डाउनलोड के लिए ही दिया जाता है, रेदर देन डिस्प्ले। उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, डायरेक्टली डाउनलोड होने लगेगा। द ब्राउजर प्रॉम्प्ट्स द यूजर टू सेव द फाइल टू डिस्क, और ऑप्शन आता है कि सेव करना है किस डिस्क में, किस जगह पे, लोकेशन पे, वो डायरेक्टली आस्क करता है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स में कंटेन हाइपरलिंक्स टू अदर्स, जब हम कोई भी ब्राउजर्स में इंफॉर्मेशन खोलेंगे तो जो भी पेज ओपन होगा, जैसे कोई भी पेज हमने ऐसे ओपन किया तो इस पेज में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे लिखी होंगी, ऐसे ऐसे, तो इसमें कहीं कहीं हाइपर लिंक होगा। जब हम इस पर्टिकुलर इस पेज को क्लिक करेंगे तो ये हमारा नया पेज खुल जाएगा, ये हो गया हाइपर लिंक। कंटेन्स हाइपरलिंक, जैसे बोलते हैं हम हाइपरलिंक से कंटेन करता है टू अदर इंफॉर्मेशन रिसोर्स। ईच लिंक कंटेन्स द URI ऑफ ए रिसोर्स, जो भी लिंक होगा वो अदर रिसोर्स का, इस पेज का एड्रेस जो होगा यहाँ पर उसको ये स्टोर करके रखेगा। When a link is clicked, the browser navigates to the resource indicated by the link
टारगेट URI एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कंटेंट टू द यूजर्स बिगिन अगेन। तो सेम जो ये इसका ये प्रोसेस था वो प्रोसेस फिर से यहाँ से शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। एक पेज से दूसरा पेज कनेक्ट होता है, वो लगभग सभी वेबसाइट्स में होता है क्योंकि होम पेज से फिर नेक्स्ट पेज में जाते हैं। जो पहला पेज होगा उसे होम पेज बोलते हैं। फिर अगला है बिजनेस मॉडल फॉर वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स के लिए कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स होते हैं वो देखते हैं। The ways that web browsers makers fund their development cost has changed over time. The first web browsers World Wide Web, पहला जो बना था वर्ल्ड वाइड वेब था, was a research project। वो पहले रिसर्च प्रोजेक्ट के तरह यूज हुआ था। फिर in addition to being freeware, Netscape Navigator presently Firefox, जो पहले इसका नाम था Netscape Navigator, अभी इसका नाम फायरफॉक्स है। ये भी एक तरीके का ये फायरफॉक्स पता ही है आपको, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है। एंड ओपेरा वर आल्सो सोल्ड कमर्शियली, बाद में नेटस्केप और ओपेरा को कमर्शियली बेच दिया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ऑन द अदर हैंड वाज बंडल्ड विद फ्री विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको बंडल कर दिया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ का, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएंगे। एंड वाज आल्सो डाउनलोडेबल फ्री, और इसको हम चाहिए तो हम अलग से फ्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इट वाज फंडेड पार्शली बाय द सेल्स ऑफ विंडोज़ टू कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स, और इसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है, जब हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स को बेचते हैं तो वहाँ से उसी के कॉस्ट में इंक्लूड रहता है। एंड डायरेक्ट टू यूजर्स, और यूजर्स से कलेक्ट हो रहा है। लाइकवाइज इसी तरह सफारी एंड मोबाइल सफारी वर इंक्लूडेड विथ मैक ओएस एंड iOS रेस्पेक्टिवली। मैक ओएस और iOS का जो भी सिस्टम खरीदेंगे जिसमें ये इंस्टॉल होगा उसमें सफारी और मोबाइल सफारी ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ओरिजिनली दे आर फंडेड बाई सेल्स ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स, ये एप्पल कंप्यूटर से सेल्स हो रही है तो इनको प्रॉफिट वहाँ से हो रहा है। एंड मोबाइल डिवाइसेस एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द ओवरऑल एप्पल एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स, ये एप्पल्स के फ़ोन्स में आ रहे हैं तो ये एप्पल से ही इनको फंडिंग मिल रही है। सम कमर्शियल्स वेब ब्राउजर्स आर पेड बाय सर्च इंजन्स कंपनीज टू मेक देयर इंजन डिफॉल्ट और टू इंक्लूड देम एज अनदर ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल याहू पेज मोजिला द मेकर ऑफ फायरफॉक्स टू मेक याहू। तो इस तरह याहू में जैसे बाय डिफ़ॉल्ट मोजिला ने क्या कर रखा है, याहू को बना रखा है बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, उसी तरीके से वो वहाँ से उसका पेमेंट मिल रहा है। इसी तरह गूगल क्रोम इज ए फ्रीवेयर ब्राउज़र डेवलप्ड बाय गूगल ने को डेवलप किया था। फिर अगला है वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस क्या होता है, एन एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API का फुल फॉर्म है। API का एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज ए पीस ऑफ कोड, ये एक तरीके का कोड है दैट इनेबल्स टू सॉफ्टवेयर, जो क्या करता है दो सॉफ्टवेयर्स को कम्युनिकेट करता है। एक जैसे एक सॉफ्टवेयर्स में समझ लीजिए, एक सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर है, दूसरा सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये इसको कैसे बात करेगा, इसको डेटा यहाँ से चाहिए और फिर यहाँ से इसको भी डेटा चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो ये कैसे बात करेंगे, यहीं पर आता है ये API। ये API एक तरीके से मिडिल मैन की तरह काम करेगा, जो उसको बताएगा इसको ये चाहिए, फिर इसको ये बताएगा, इसको देके इससे यहाँ से ये डेटा ले लेगा, ये रिक्वेस्ट भेज देगा और फिर यहाँ से रिक्वेस्ट से रिजल्ट मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं API, ये इसका काम है। चलिए आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं, समझते हैं कैसे काम करता है, क्या है। An API specify how a developer should request services from an operating system or other programs। कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम से या प्रोग्राम से हमें क्या उनसे रिक्वेस्ट चाहिए वो पता करेगा, एज वेल एज हाउ डेटा शुड बी एक्सपोज्ड, और कैसे वो डेटा शो करना है इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, किस फॉर्मेट में शो करना है वो भी देखेगा। एंड ओवर मेनी चैनल्स, कई तरीके से ये चैनल्स यूज होता है। डेवलपर्स डोंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एन API वर्क्स, डेवलपर्स ये नहीं अंडरस्टैंड करना है उसे कि API कैसे वर्क करता है। दे ओनली नीड टू एबल टू कम्युनिकेट विद अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूजिंग द इंटरफेस, उनका केवल काम होता है कि हमारा काम कैसे होना चाहिए दोनों के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करके, जो उन्हें डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैसे मिलेगी। API uses has exploded in the last decades to the point where many today's most popular web applications would be impossible to create without them। API इतना बढ़ गया है कि बिना उसके वेब ब्राउजर्स पे काम, वेब एप्लीकेशंस पे काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं एन API वर्क्स एज फॉलोज, कैसे काम करता है। टू रिट्राइव इन्फॉर्मेशंस
डेटा इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए एक क्लाइंट एप्लीकेशंस मेक एन एपीआई कॉल्स, एपीआई कॉल किया जाता है, ऑल्सो नोन एज रिक्वेस्ट, जिसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। दिस रिक्वेस्ट विच कंटेन्स ए रिक्वेस्ट वर्ब हेडर्स एंड समटाइम्स ए रिक्वेस्ट बॉडी इज सेंट फ्रॉम एन एप्लीकेशंस। एक क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि एपीआई रिक्वेस्ट में क्या क्या होता है। तो रिक्वेस्ट वर्ब होती है, हेडर्स होते हैं एंड समटाइम्स ए रिक्वेस्ट बॉडी भी होती है, जिसको सेंड करते हैं एप्लीकेशन सेंड करेगा वेब सर्वर्स के, कैसे, एपीआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर के थ्रू, इसे एपीआई कॉल कहते हैं। द एपीआई मेक्स ए कॉल टू द एक्सटर्नल प्रोग्राम्स और वेब सर्वर्स, और वो कहाँ पर जाएगा, वेब सर्वर को हिट करेगा आफ्टर रिसीविंग ए वैलिड रिक्वेस्ट, जो रिक्वेस्ट आई थी यूआरआई के थ्रू। फिर द सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा एपीआई को विद द डेटा दैट वाज रिक्वेस्टेड, उस डेटा के साथ जो उसको रिक्वेस्ट किया गया था। फिर द डेटा इज रिटर्न टू द ओरिजिनल रिक्वेस्टिंग एप्लीकेशंस बाय द एपीआई, फिर एपीआई ही वो डेटा को रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर देगी। जैसे इस फिगर्स में देखते हैं, ये हमारा कोई वेब ऐप है जो क्लाइंट के पास होगा, वहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ पर गई, फिर ये इंटरनेट के थ्रू होते हुए, एपीआई के थ्रू होते हुए वेब सर्वर के पास पहुँची। वेब सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस के पास पहुँचाया और डेटाबेस ने इसमें यहाँ से डेटा उसको मिल गया। सपोज मान लीजिए आपने कस्टमर्स का एक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ से इंटर किया, और ये यहाँ से चाहिए कि इसके पास, जैसे आपने कस्टमर आईडी डाली, ठीक है, आईडी डाली है आपने इसकी, इस आईडी का नंबर समझ लीजिए 1 2 3, कोई ऐसी आईडी है, इस आईडी का किसकी है वो पता करना है। तो यहाँ से एपीआई हुआ, एपीआई से ये रिक्वेस्ट होते 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 यहाँ डेटाबेस पे पहुंची, डेटाबेस में मिल गया कि ये XYZ की है, XYZ की है। अब इस डेटा को इसने क्या किया, फिर से एपीआई ने ले जाके यहाँ पर XYZ शो कर दिया, यही हो गया एपीआई का। समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे देखते हैं अब कैसे होगा, आगे का प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रोल एज ए मिडिल मैन, API permit the abstractions of functionality between two systems. The API independent decouples the consuming applications from the infrastructure that provide the service. API क्या करता है, इसके बीच में कैसे काम हो रहा है उसको abstract करता है, उसको छुपा लेता है, हाइड कर देता है, बस उसको रिजल्ट से आपको मतलब है कि वो कैसे गया और कैसे आया, ये उसका काम होता है। To lessen the danger of server's assault, API calls normally include authorization credentials. इसको कॉल करने के लिए authorization credentials चाहिए, and an API gateway can limit access to minimize security vulnerabilities. और API जो गेटवे होता है वो बिना चेक किए सिक्योरिटीज वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए बिना चेक किए हुए आगे रिक्वेस्ट जाने नहीं देता है। एडिशनली HTTP हेडर्स, कुकीज एंड क्वेरी स्ट्रिंग्स पैरामीटर्स प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटीज लेयर टू द डेटा थ्रू आउट द ट्रांजेक्शंस। जो HTTP हेडर्स होते हैं, कुकीज़ होते हैं, वो सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। फिर कंसीडर द API प्रोवाइडेड बाय ए पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस। फॉर एग्जांपल, कस्टमर्स कैन एंटर देयर क्रेडिट, जैसे कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड से की इंफॉर्मेशन एंटर करता है फ्रंट एंड पे, कहीं पेमेंट करते समय ई-कॉमर्स साइट पे, तो क्या होता है, द पेमेंट प्रोसेसर डज नॉट रिक्वायर एक्सेस टू द यूजर्स बैंक अकाउंट। उसमें हमें बैंक अकाउंट की डिटेल्स नहीं होती है, केवल हम कार्ड नंबर डाला है। API क्रिएट्स ए यूनिक टोकन, अब एक टोकन क्रिएट होगा फॉर दिस ट्रांजेक्शंस, इस ट्रांजेक्शंस के लिए, एंड इंक्लूड इट्स, और इसे हम API कॉल कहेंगे। और API कॉल कहाँ से हेड करेगी, टू द सर्वर्स में। दिस इंश्योर ए हायर लेवल ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट पोटेंशियल हैकिंग थ्रेट्स, इससे सिक्योरिटीज काफ़ी बढ़ जाती हैं। फिर कॉमन API एग्जांपल आर यूनिवर्सल लॉगिन, जैसे हम कोई भी कहीं पर भी लॉगिन करते हैं थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसिंग में, एंड ट्रैवल बुकिंग कंपनीज में, गूगल मैप्स में, ट्विटर्स में, ये सब क्या है, API का एग्जांपल है। द मेजॉरिटी ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस API नाउअडेज आर वेब API, अभी जो यूज़ हो रही हैं सबसे ज़्यादा वेब API यूज़ हो रही हैं, विच एक्सपोज एंड एप्लीकेशंस डाटा एंड कैपेबिलिटीज़ ओवर द नेटवर्क, जो इंटरनेट पे एक्सपोज करती हैं एप्लीकेशंस के डिटेल्स को, क्या क्या चाहिए वो वहाँ पर। द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ API आर एज फॉलोज, ये 3 याद रखिएगा, ओपन पब्लिक API है, पार्टनर API है, और इंटरनल API है।
अब देखते हैं ओपन पब्लिक आईपी जो पब्लिकली यूज हो गया, और ओपन सोर्स एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय एचटीटीपी, एचटीटीपी के द्वारा ही एक्सेस होगी, ये ओपन पब्लिकली ओपन रहेगी एपीआई। फिर partner API are applications programming interfaces APIs that are made available to the used by a strategic business partner, जो भी business partner होगा strategic वो इसको यूज करेगा। to use partners API they must complete onboarding process and obtain login credentials, इसको यूज करने के लिए पहले उन्हें ऑनबोर्ड करना होगा, अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा और उन्हें यूजर आईडी का क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, तभी वो इसको पार्टनर एपीआई को यूज कर सकते हैं। फिर इंटरनल एपीआई होता है और एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस दैट आर नॉट एक्सेसिबल टू आउटसाइडर यूजर्स, इंटरनल एपीआई जो है किसी विद इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही यूज होगी, इसे पब्लिकली एक्सेस नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसी के साथ जो हमारा यूनिट 3 था इंट्रोडक्शंस टू सॉफ्टवेयर वो इसी के साथ समाप्त होता है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक है यूनिट 4 नेटवर्किंग का से रिलेटेड, वो हम पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि CIB IT विथ मी के नाम से है यूट्यूब पे, और इसी नाम से CIB IT विथ मी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले